गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? अच्छे ना? वेरी गुड। तो जैसा कि हम लोग पिछला चैप्टर पढ़ रहे थे पिछले टर्म पे, लिविंग वर्ड, ठीक है स्टूडेंट। लिविंग वर्ड को मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि आपको फर्स्ट स्टेप आपका मेडिकल फील्ड में एंटर हुए हैं, तो फर्स्ट जो आपका स्टेप है वो रखा हुआ है। और बायोलॉजी मतलब बहुत वेटेज वाला सब्जेक्ट है, तो हमने स्लोली स्टार्ट किया था, बहुत थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ाया था, है ना। तो मैंने सबसे पहले लिविंग वर्ड यानी कि लिविंग का मतलब बताया था कि एक्चुअल में कि व्हाट इज लिविंग, लिविंग है क्या एक्चुअल में। तो लिविंग को डिफाइन करने के लिए हमने क्या देखा था, 5 कैरेक्टर्स देखे थे, है ना। 5 कैरेक्टर देखे थे जिसमें सबसे पहला कैरेक्टर था ग्रोथ, क्योंकि हम लिविंग को ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते किसी एक कैरेक्टर के थ्रू कि जो ग्रोथ शो कर रहा है, जो ग्रोथ शो कर रहा है वो क्या लिविंग है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि नॉन लिविंग भी ग्रोथ शो कर रहे हैं और लिविंग भी ग्रोथ शो कर रहे हैं। इसका मतलब ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स। अब कुछ लोगों को कुछ पिछले लेक्चर्स में प्रॉब्लम भी आई होगी कि सर कैसे हम डिफाइन करें कि लिविंग कौन है और नॉन लिविंग कौन है। आपने ग्रोथ को कैसे बोल दिया कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो पहले तो एक चीज समझ लें, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, कि जब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तब होगी, कब होगी, फाउंड ओनली इन, जो भी कैरेक्टर है, मतलब कैरेक्टर फाउंड ओनली इन लिविंग विदाउट एक्सेप्शन, विदाउट एक्सेप्शन। मतलब कि वो जो कैरेक्टर लिया है हमने, चाहे वो ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन हो, मेटाबॉलिज्म हो या कोई और कैरेक्टर हो, जो भी मैंने लिए, उन कैरेक्टर्स में से वो कैरेक्टर, जैसे ग्रोथ है तो ग्रोथ जो कैरेक्टर है वो केवल किसमें पाया जाना चाहिए, किसमें प्रेजेंट होना चाहिए, इट ओनली प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बीइंग्स, है ना। मतलब ऑल लिविंग बीइंग्स में, सभी लिविंग बीइंग्स में प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 लाख लिविंग बीइंग्स में है और किसी एक में नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मतलब सब में होना चाहिए, कंपल्सरी है वो। अगर नहीं सब में प्रेजेंट है तो क्या होगा, वो कैरेक्टर एक्सेप्शन आ जाएगा उसमें, है ना। मान लेते हैं, हम कहते हैं कि करोड़ों की पॉपुलेशन है, 1 करोड़ लोग के हेयर्स ब्लैक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं यहाँ जितने भी पॉपुलेशन रह रही है उनके सबके हेयर्स ब्लैक है। लेकिन हमने देखा नहीं, हमने अगर देखा कि एक बंदे के हेयर्स जो है वो व्हाइट है, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हम ये टर्म नहीं बोल पाएंगे कि यहाँ जितनी भी पर्सन्स हैं उनके सबके हेयर्स ब्लैक हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गया, एक के किसी के हेयर्स कैसे व्हाइट है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है कि लिविंग बीइंग्स में वो कैरेक्टर कंप्लीटली फॉलो होना चाहिए, लिविंग बीइंग्स में कंप्लीटली फाइंड आउट होना चाहिए और विदाउट एक्सेप्शन। ना तो वो नॉन लिविंग में पाया जाना चाहिए और ना ही ऐसा होना चाहिए कि किसी लिविंग में वो कैरेक्टर ना हो। समझ रहे हैं ना? मतलब लिविंग में होना चाहिए, सभी लिविंग उसको परफॉर्म करें, शो करें, और नॉन लिविंग कोई भी उसको शो ना करे। कंफर्म? तो पिछले लेक्चर में हमें लगता है ग्रोथ वाला आपको कैरेक्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ चलेंगे हम लोग। सेकेंड नंबर, रिप्रोडक्शन। बेटा अब रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन फंडामेंटल कैरेक्टर, ये फंडामेंटल कैरेक्टर है टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। यहाँ पे टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग की जगह सेम काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग, सेम काइंड ऑफ
एक कार लेके आए और कल सुबह 2 कार हो गई। भैया ये तो फिर मतलब हम तो कुछ नहीं करेंगे, एक कार लेके आएंगे और कल एक कार 2 हो गई, 2 के बाद फिर क्या हुआ, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, ऐसे कार्य बढ़ती गई, फिर तो हम सबसे इस दुनिया के अमीर हो जाएंगे, है ना। तो नॉन लिविंग क्या होता है, रिप्रोडक्शन नहीं करता है, बहुत ध्यान से समझना है। देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, इट प्रोजेक्ट या इट shown by all living being, all living की जगह लिख दो लिविंग बीइंग, है ना, लिविंग बीइंग्स विथ एक्सेप्शन, ये अलग था बेटा थोड़ा सा, है ना, विथ एक्सेप्शन। मतलब यहां पे देखो क्या पहले ही बोल दिया, इट्स शोन बाय लिविंग बीइंग्स विद एक्सेप्शन, मतलब ये जो रिप्रोडक्शन कैरेक्टर है ये लिविंग बीइंग्स के थ्रू क्या शो किया जाएगा, लेकिन इस समय भी कुछ एक्सेप्शन है। कौन से हैं, मतलब पहले तो एक और चीज लिख देते हैं कि नॉट शोन बाय एनी नॉन लिविंग, इस कैरेक्टर को नॉन लिविंग कोई भी शो नहीं करेगा। मतलब रिप्रोडक्शन कौन शो करते हैं, केवल लिविंग, नॉन लिविंग में नहीं होता है, लेकिन कुछ लिविंग भी है जो रिप्रोडक्शन शो नहीं करते। जरा देखते हैं एक्सेप्शन क्या है, लिविंग के एक्सेप्शन है, एक्सेप्शंस कौन से एक्सेप्शन से बेटा, पहला आपका म्यूल, ठीक है, म्यूल किसको बोलते हैं, सभी पढ़े होंगे, हॉर्स और डंकी, ठीक है, हॉर्स प्लस डंकी, ठीक है ना। तो इसका जो बेबी होता है दोनों का, वो देखो चलता फिरता घूमता खाता पीता सब कुछ है, ग्रो भी करता है, मेटाबॉलिज्म भी उसके बॉडी में, कॉन्शियसनेस भी है, सब कुछ है, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। मतलब क्या हुआ कि ये देखो सोन बाय लिविंग बीइंग्स विद एक्सेप्शन पहला कौन आ गया, म्यूल, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। इसके बाद और कौन बेटा, इसके बाद आता है वर्कर हनीबी, बेटा क्या वर्कर हनीबी, जो वर्कर हनीबी होती है वो रिप्रोडक्शन करती है, नहीं करती है ना। वर्कर हनीबी जो होती है वो रिप्रोडक्शन नहीं करती, लेकिन वो ग्रो होती है ना, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म चलता है, उनमें कॉन्शियसनेस होता है, यानी कि वो वर्कर हनीबी रिप्रोड्यूस नहीं करती। और क्या है, और सम इनफर्टाइल कपल्स, मतलब कुछ इनफर्टाइल कपल्स भी होते हैं, आजकल बहुत सारे आईवीएफ सेंटर खुल गए हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं मेल या फीमेल को जो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब मैरिज हो गई लेकिन उनकी बॉडी में कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से बेबी नहीं हो रहा है, तो क्या वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है, मान लीजिए यूटेरस में कोई प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, आप इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे 12th में, है ना, कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं इनफर्टाइल कपल्स के, तो वो भी क्या हुए, एक्सेप्शन हुए कि नहीं, लिविंग बीइंग्स हैं, ग्रोथ शो कर रहे हैं। मतलब हमारे ह्यूमन बीइंग्स में ही ऐसे बहुत सारे मतलब लोग हैं जो इनफर्टाइल है ना, इनफर्टाइल है, तो इनफर्टाइल तो क्या हुआ, वो लिविंग तो है लेकिन उनके अंदर ये कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है। मतलब अब क्या हुआ, हमने क्या बोला था आपको कि डिफाइनिंग फीचर केवल वही होगा जो केवल लिविंग बीइंग्स में सभी में प्रेजेंट हो और कोई उसका एक्सेप्शन ना हो, लेकिन यहां तो एक्सेप्शन आ गया। एक बात तो है कि ये नॉन लिविंग में नहीं होता है, लेकिन लिविंग में भी तो कुछ में नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन क्या निकल गया है, कंक्लूजन निकल गया है कि रिप्रोडक्शन is not defining feature of living beings,
लिविंग बीइंग। कंफर्म बेटा? मतलब कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ये लिविंग में तो पाया जाता है और नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता। लिविंग में प्रेजेंट है, नॉन लिविंग में नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, हमारा ये पहला पॉइंट तो कंप्लीट हो गया। लेकिन कुछ लिविंग भी ऐसे हैं जिनमें ये प्रेजेंट नहीं है, या जो कुछ ऐसे लिविंग बीइंग्स भी हैं जो रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं। मतलब कंफर्म हो गया। ओके, इसको नोट डाउन करें फिर आगे चलते हैं। अब बेटा रिप्रोडक्शन कितने टाइप का पाया जाता है? रिप्रोडक्शन अगर हम देखें 2 टाइप्स का होता है ना? ये पहले पिछली क्लास से पढ़ रहे होंगे 2 टाइप्स का रिप्रोडक्शन। कौन कौन सा रिप्रोडक्शन बेटा? फर्स्ट वन और सेकंड वन। फर्स्ट वन क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना? असेक्सुअल और सेक्सुअल 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। तो यानी कि ये यूनिपेरेंटल होता है, यूनिपेरेंटल। इसमें केवल एक ही पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी बेटा? सिर्फ एक पेरेंट्स की, है ना? जैसे एग्जांपल के लिए बता दें आप, जैसे कि बनाना का कभी आपने सीड देखा है? सीड नहीं देखा होगा। बनाना को लाते हैं आप और उसका स्टेम को जमीन में मतलब सोल कर देते हैं, जो भी इस तरीके से ग्रो हो जाता है। और वो जैसे कि आपका एक और एग्जांपल है रोज प्लांट। रोज को भी आप इसी तरीके से ग्राफ्टिंग या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखा होगा, या कुछ और भी एग्जांपल। ये तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के ये एक टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ही बात समझ रहे हैं? इसको अदरवाइज बिल्कुल मत लेंगे सर वो तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, ये असेक्सुअल का ही वो टाइप है एक तरीके से। तो बहुत सारे इंडिविजुअल में सिर्फ एक ही पेरेंट्स के थ्रू दो क्या हो जाते हैं, मतलब दो जो नई यंग वंस है वो मतलब गिव राइज हो जाती है। तो ये क्या हो गया? असेक्सुअल। ये क्या होता है मतलब बाई पेरेंटल। ये है बाई पेरेंटल, मतलब इसमें क्या होगा? इसमें 2 पेरेंट्स की जरूरत होगी। एक के थ्रू स्पर्म आएंगे और दूसरे के थ्रू ओवम। कंफर्म? दूसरा कैरेक्टर देखते हैं। असेक्सुअल क्या होता है? असेक्सुअल में नो गैमेट फॉर्मेशन, क्योंकि जब पेरेंटल सिर्फ सिंगल पेरेंट है तो गैमेट की जरूरत ही क्या है? गैमेट क्या होता है? स्पर्म और ओवा। लेकिन यहाँ पे 2 पेरेंट्स है बेटा, 2 पेरेंट्स है तो क्या होगा? गैमेट फॉर्मेशन होगा कि नहीं? गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है। कंफर्म? इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं असेक्सुअल में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा वो थोड़ा फास्ट होता है, मतलब जल्दी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें पहले गैमेट बनेंगे, फिर गैमेट के बाद कॉपुलेशन, इसके बाद फर्टिलाइजेशन, इसके बाद फिर एम्ब्रियोजेनेसिस, फिर जाके बेबी बनेगा। टाइम लगता है, मतलब थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है। कौन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें गैमेट फॉर्म हुए वो लेंथी प्रोसेस है, लेकिन जिसमें गैमेट नहीं फॉर्म हो रहे तो क्या होगा? वो फास्ट हो जाएगा। यानी कि क्या होगा ये? यानी कि ये कैसा हो जाएगा? रैपिड प्रोसेस। और ये कैसा हो जाएगा बेटा? ये स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस। कंफर्म? अब असेक्सुअल में जब गैमेट नहीं बनते हैं, यानी कि गैमेट मदर एंड फादर, यानी कि जो 2 पेरेंट्स होते हैं उनके गैमेट जब मिक्स नहीं होते हैं तो होता क्या है कि उनमें वेरिएशंस नहीं आते हैं। अगर गैमेट दोनों फ्यूज नहीं होंगे और जाइगोट नहीं बनेगा तो क्या नहीं होगा? वेरिएशंस नहीं आएंगे। तो जब वेरिएशंस नहीं आएंगे बेटा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट नहीं बनेंगे। तो जब गैमेट नहीं बनेंगे तो डिफरेंट कैसे बनेगा? जो भी पेरेंट जैसा दिख रहा होगा वैसे ही क्या दिखेगा? बेबी। जैसे हम लोग हैं, वी आर द रिजल्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या होता है कि हम जैसे दिख रहे हैं वैसे हमारे पेरेंट्स नहीं दिख रहे हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, है ना? और बहुत सारी चीजों में हम इवॉल्व हो रहे हैं, मतलब आगे की तरफ डेवलप हो रहे हैं। तो वो चीजें यहाँ पे आपको नहीं दिखेंगी क्योंकि सिंगल पेरेंट है। तो क्या होगा? नो वेरिएशन। यहाँ पे वेरिएशन नहीं आएगा। पढ़ चुके हैं आप 10th में। यहाँ पे क्या होगा? वेरिएशन। सो यहाँ पे वेरिएशन आएगा, यहाँ वेरिएशन होगा। ओके, अब यहाँ पे
केवल माइटोसिस की जरूरत है। माइटोसिस, माइटोसिस क्या होता है बेटा? सेल डिवीजन, मतलब एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बनाती है ना। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, तो यहां पे एक सिंगल सेल पेरेंट्स की यंगर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिमिलर रहेगा। ये हम थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ लेंगे, बस आपको थोड़ा सा समझना है अभी कि केवल यहाँ पे माइटोसिस ओनली, यहाँ पे केवल माइटोसिस होता है, ठीक है। माइटोसिस मतलब होता है कि सेल एक 2n सेल से क्या बनती है? दो 2n सेल बन जाती है। ये माइटोसिस एक तरीके से आप समझे, ठीक है ना। यहाँ पे माइटोसिस क्या होता है? यहाँ पे माइटोसिस भी होगा और मियोसिस भी होगा। माइटोसिस एंड मियोसिस, क्या होगा? मियोसिस। तो मियोसिस में 2n सेल से क्या बनता है? nn, है ना, मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है। 2n को करें हाफ तो nn हो जाएगा, और माइटोसिस तो पता ही है। कंफर्म? यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, तो बेटा क्या यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? नो गैमेट फ्यूजन या नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को ही बोलते हैं गैमेट फ्यूजन। गैमेट जब फ्यूज होते हैं मेल और फीमेल के, तो उसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। कंफर्म? तो इस तरीके से असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दो टाइप का। अब इसमें भी कई सारे टाइप्स हैं असेक्सुअल में, तो उनको भी देख लेंगे, तो इसको भी नोट कर ले आप थोड़ा, फिर आगे चलते हैं। अब बेटा इसमें असेक्सुअल के कुछ टाइप पढ़ लेते हैं। असेक्सुअल टाइप, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आरपीडी का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, मतलब आरपीडी का मतलब समझ जाता है रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप, है ना। अब इसमें कई सारे टाइप्स होते हैं। पहला जैसे बेटा सबसे पहला यहाँ पे है बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, है ना। वैसे तो इसको हम लोग डिटेल में टॉप्स में पढ़ेंगे, बट कुछ ऐसी समझ लेते हैं कि क्या किसमें होता है, किस तरीके से होता है, बस इतना सिर्फ जान लेंगे, एक मतलब समरी टाइप, ठीक है। तो बाइनरी फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन इनटू टू पार्ट्स, है ना। मतलब कोई भी इंडिविजुअल दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इक्वल हाफ्स छोड़ो, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इसे हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। तो ये बाइनरी फिजन किसमें होता है बेटा? बाइनरी फिजन आपको मिलेगा बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, है ना, और भी ऐसा और भी मिलेगा, और भी आपको बैक्टीरिया अमीबा में मिलेगा, ये एग्जांपल्स है। दूसरा बेटा, दूसरा इसका टाइप्स क्या है? दूसरा है आपका बडिंग, बडिंग। ये किसमें प्रेजेंट होता है? बडिंग। ये बेटा हाइड्रा में, ईस्ट, और भी बहुत सारे एक्सेट्रा। तो अब क्या होता है कि बडिंग का मतलब क्या होता है कि एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल है, इससे एक छोटी सी बर्ड निकली और आगे चल दी, ये नई छोटी सी बर्ड एक नया इंडिविजुअल फॉर्म कर देगी, समझे कि नहीं। मतलब एक एनिमल की बॉडी में या एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से एक बर्ड निकली और वो बर्ड एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देगी, तो इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हुआ, इसे हम क्या बोलते हैं? नोन एज बडिंग, ठीक है। देन थर्ड नंबर क्या है बेटा? रीजनरेशन, रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या है? रीजनरेशन का मतलब होता है कि बॉडी का पार्ट्स कट या ब्रेक हो जाने पर एक नए ऑर्गेनिज्म का क्या कर देता है? फॉर्मेशन कर देता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में जैसे कि एग्जांपल आता है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो है बेटा वो किस, इसे हम डुजेसिया भी बोलते हैं, डुजेसिया, क्या बोलते हैं? डुजेसिया। और ये प्लैटीहेल्मेंस फैमिली का है, प्लैटीहेल्मेंस फाइलम का है, प्लैटीहेल्मेंथस, ठीक है, फाइलम का है। तो ये इसमें ट्रू रीजनरेशन होता है। क्या होता है? ट्रू रीजनरेशन। फोर्थ नंबर होता है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जैसा कि पढ़ा होगा, फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस एल्गी, मतलब कुछ एल्गी होती है, एल्गी तो आप समझ गए होंगे, है ना, एल्गी पढ़े भी होंगे, 9th में थोड़ा बहुत याद होगा, आगे भी पढ़ लेंगे, बहुत सारे इस एल्गी के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो एल्गी क्या है? फिलामेंटस जो होती है, फिलामेंट मतलब इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनाती है, ऐसे इस तरीके का, इसमें ये फिलामेंट है,
फिलामेंट मतलब धागे जैसा। तो इसमें कोई एक पार्ट इतना टूटा और टूटने के बाद क्या बना दिया, न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी कि न्यू फिलामेंट बना दिया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो फिलामेंटेशन भी हो गया काम। इसके बाद मॉसेस हो गया। मॉसेस किसमें आता है बेटा, ब्रायोफाइट में, ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। प्लांट्स हैं एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये हम पढ़ेंगे, मॉसेस हो गया। तो इनमें भी फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है फिफ्थ नंबर, स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन मतलब स्पोर फॉर्मेशन। स्पोरुलेशन का मतलब क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन कौन करता है स्पोरुलेशन में बेटा, यहाँ पे फंगी भी करती है, ठीक है, और एल्गी भी करती है, एल्गी। ठीक है, तो स्पोरुलेशन में से बैक्टीरिया भी शो करते हैं, बैक्टीरिया भी, लेकिन ये कभी कभी है ना, मेन फंगी और एल्गी है वो शो करती है। एक्सेट्रा और भी है, सभी में एक्सेट्रा लगा देना है ना, और भी है। तो इस तरीके से तो आप लोग समझ गए होंगे, बाइनरी फिजन ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बर्डिंग भी असेक्सुअल है, रीजनरेशन भी, फ्रेगमेंटेशन और स्पोरुलेशन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये सब एग्जांपल थोड़ा बहुत लर्न रखना है, बहुत ज्यादा नहीं कि एग्जांपल के पीछे भागेंगे तो एक मार्क्स एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा छूटेगा, है ना, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ध्यान रखना है आपको एग्जांपल। और इसे हम 12th में और इलैबोरेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन करना है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर आता है कैरेक्टर बेटा, रिप्रोडक्शन हो गया। थर्ड नंबर कैरेक्टर आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब आप पहले ही सेंसिबिलिटी या सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, ठीक है ना। अब होता क्या है कि बेटा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एबिलिटी टू perceive external stimuli, है ना, perceive external stimuli। अब वो स्टिमुली कैसी हो सकती है, या तो फिजिकल या फिर केमिकल हो सकती है, या फिर बायोलॉजिकल हो सकती है, बायोलॉजिकल, है ना, 3 स्टिमुली। एंड गिव रिस्पॉन्स। ठीक है, अब कॉन्शियसनेस का मतलब यही है, देखो ध्यान से, बहुत बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। क्या बोल रहे हैं कि स्टिमुली, एक तो सबसे पहली चीज स्टिमुली को रिसीव करना चाहिए पर्सन को, या जो भी है, जो भी लिविंग बीइंग है, उसको स्टिमुली रिसीव करना है और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देना है। जैसे क्या, अगर हम बाई चांस जा रहे हैं तो अचानक से क्या हुआ, गड्ढा आ गया या कुछ भी हो गया, ऐसा कोई मतलब डेंजरस एनिमल आ गया, तो हम क्या करेंगे, भागेंगे ना भाई। हमारी बॉडी ने क्या किया, उसको देखा, जैसे ही देखा हमारे मन में फियर आया और हम भाग गए। या फिर मान लेते हैं किसी ने थप्पड़ मारा, है ना, तो आप क्या करोगे, उसको भी मारोगे, मतलब इन द सेंस अपने से बड़ा हो तो मत मारना, है ना, वरना फिर और ज्यादा मार खाओगे। तो क्या होगा कि आप उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स दोगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स तो आप दोगे ही उसके अगेंस्ट, है ना। तो जो यही होता है कॉन्शियसनेस हर इंडिविजुअल को। जैसे आप किसी कोई आपके घर में पेट एनिमल है, तो आप उसको क्या करोगे, पेन चुपोगे, तो क्या होगा, भागेगा नहीं, भागेगा, सिंपल सी बात है ना, एस्केप करेगा। तो वही है, यानी कि परसीव स्टिमुली, एक्सटर्नल स्टिमुली, जो चाहे फिजिकल हो या केमिकल हो या फिर बायोलॉजिकल हो। केमिकल का मतलब क्या, ऐसा हुआ कि अगर बाई चांस आपने मेडिसिन ली और मेडिसिन बॉडी में जाके एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही काम कर रही है ना, मतलब आपकी बॉडी हील हो रही, तो उसके अगेंस्ट क्या शो कर रही है, स्टिमुली के अगेंस्ट क्या शो कर रही है, रिस्पॉन्स हील हो रही है। इसके बाद और बायोलॉजिकल तो आप समझते हैं, फिजिकल भी समझते हैं, और उनके अगेंस्ट में क्या देना है, रिस्पॉन्स देना है। इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस, यानी कि लिविंग बीइंग्स में, यानी कि दिस प्रॉपर्टी present in all living
लिविंग में तो होती है, नॉन लिविंग में नहीं होती, मतलब ये डिफाइनिंग फीचर बन गया कि नहीं, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इसमें, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो ये नॉन लिविंग में नहीं है और लिविंग में है, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग, इट इज, या इट की जगह कॉन्शियसनेस, इट इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स, ठीक है ना, यानी कि लिविंग कैरेक्टर्स को डिफाइन करता है ये, ठीक है। अब बेटा एक चीज और है यहाँ पे, ह्यूमन बीइंग्स जो है, मतलब ओनली ह्यूमन बीइंग्स, उनके अंदर क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है, सेल्फ कॉन्शियस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सेल्फ कॉन्शियसनेस किसके अंदर है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, ओनली ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, इन ओनली ह्यूमन, ठीक है, केवल ह्यूमन में, यानी कि हम लोग हैं। ये क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस तो सब में है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस ओनली प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग, है ना। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब सीधा सा ये हुआ कि अपने बारे में अवेयर, जैसे आपके अंदर ये भी होता है कि अचानक से सर ने बोला कि भाई थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ये चैप्टर थोड़ा टफ हो सकता है, तो बच्चों ने अपने अंदर क्या दिमाग बना लिया कि भाई ये चैप्टर तो टफ है, ले अपने मन से सेल्फ कॉन्शियसनेस उनके पास है, उनने अपने मन में ही ये सोच लिया, ये कंक्लूजन निकाल दिया कि ये चैप्टर क्या है, बहुत टफ है, इसलिए हमको नहीं आएगा। तो यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ह्यूमन बीइंग्स की, कि सेल्फ कॉन्शियस है, सब कुछ अपने मन में सोच लेता है, अपना हित भी और अनहित भी, है ना, मतलब जो अच्छाई है वो बुराई है, तो ये केवल ह्यूमन बीइंग्स का प्रेजेंट है, कंफर्म। अब यहाँ पे थोड़ा सा और हम आगे चलेंगे, है ना, कॉन्शियसनेस का, तो पहले इतना नोट करें फिर हम आगे चलते हैं। अब बेटा यहाँ पे क्या आता है कि अभी आपने कॉन्शियसनेस देखा कि सभी लिविंग बीइंग्स में प्रेजेंट है, लेकिन एक चीज सुनी होगी आपने, कोमा तो सुना होगा, है, सुना होगा, नहीं तो बहुत सारी मूवीज में दिखता भी है कि कोई पर्सन, कोई हीरो या कोई हीरो की माँ, है ना, ऐसा होता है बहुत बार, कोमा में चली गई और फिर वो 10 साल बाद, या सॉरी मतलब 6 महीने बाद, साल भर बाद कोमा से वापस आ गई, है ना। तो वो कोमा से वापस कैसे आती है, एक्चुअल में उस टाइम वो किस पे होती है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, मतलब उसकी बॉडी में जो भी बॉडी के अंदर या जो भी वर्किंग हो रही है, जो भी है, वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, यानी कि सब कुछ मशीन्स के थ्रू हो रहा है ना। तो क्या होता है, ऐसे पर्सन जो होते हैं उनको रिस्पॉन्स नहीं करते, वो आप उनकी आंखें खुली हैं, पीपल्स दिख रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ भी लेके जाओगे, जैसे हमारी आंख के सामने कुछ आ रहा है, तो हम लोग ऐसे पल के क्या करते थे, है ना, ब्लिंक कर देते हैं, लेकिन वहां पे ब्लिंक नहीं होगा, वहां पे सेम वैसे ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, वो डेड हो क्या, वो लिविंग बीइंग नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने तो बोला है कि कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग, है ना। तो जो कोमा वाला पर्सन है बेटा, उसकी वो मेडिसिन ले रहा है, फिर वो लिविंग सब कैसे हुआ, नॉन लिविंग कैसे हुआ या लिविंग कैसे हुआ, तो जो मेडिसिन ले रहा है उसकी बॉडी में वो मेडिसिन रिस्पॉन्ड कर रही है, उसकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना, लेकिन आउटर आप पिंच बोलोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो स्टिमुली के अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स नहीं देगा, ये बात है। तो क्या होता है कि यहाँ पे person respond to person internal organs respond to medicines, है ना, कुछ मेडिसिन या जो भी है उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है कहीं ना कहीं अंदर, इंटरनल ऑर्गन्स, है ना, वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कंफर्म। अब जब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, नाइदर लिविंग
नॉन नॉन लिविंग। ऐसे पर्सन को ना तो हम क्या बोल सकते हैं लिविंग, ना ही नॉन लिविंग बोल सकते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी सभी लोग परचेस कर लें, है ना, 11th का। तो नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, ठीक है ना। अगर वो कोमा से बाई चांस बाहर आया कोमा से, तो फिर लाइव हो जाएगा, और नहीं आया तो ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन डेड पर्सन। ब्रेन डेड पर्सन, है ना, क्या बोलते हैं, ब्रेन डेड पर्सन। बात समझे कि नहीं, कंफर्म। अब कुछ प्लांट बेटा शो करते हैं कॉन्शियसनेस। प्लांट्स क्या शो करते हैं, प्लांट्स जैसे कि आपने 10th में पढ़ा है, यानी कि स्टिमुली रिस्पॉन्स shown against stimuli कौन सी वाली चीज, जैसा ट्रॉफिक आपने सुना था, जैसे कि लाइट के अगेंस्ट जो है वो स्टिमुली शो करेंगे, है ना। जैसे आप किसी प्लांट को कमरे के अंदर बंद करके रख दो, तो जिधर से लाइट आएगी उसका स्टेम उधर की तरफ मूव करेगा, है ना। तो ये लाइट हो गया। इसके बाद ग्रेविटी जैसे कि बेटा आप पढ़ चुके हो, जो रूट होती है वो क्या होती है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, तो ग्रेविटी की तरफ रूट हमेशा ग्रो करेगी, ठीक है। इसके बाद केमिकल्स के रिस्पॉन्स को भी शो करते हैं प्लांट, है ना। इसके बाद थर्मो यानी कि थर्मो मतलब एक्सेट्रा, और भी प्लांट्स भी स्टिमुली के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करते हैं, लेकिन वो इतना स्लो होता है कि अपन उसको नॉर्मली सीन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए, बट प्लांट भी शो करते हैं, है ना, इसीलिए वो दिखती नहीं है हमको। कंफर्म। तो ये हो गया बेटा कॉन्शियसनेस सभी लिविंग बीइंग्स पे प्रेजेंट होता है। और कोमा वाले पर्सन को तो हम लिविंग बोल रहे हैं, ना ही नॉन लिविंग बोल रहे हैं, तो वो तो इसमें आएगा ही नहीं। कंफर्म। ओके, नोट डाउन करें इसको। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है 4th नंबर, मेटाबॉलिज्म। क्या आता है बेटा, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस चल रही है, जो कुछ रिएक्शंस एनर्जी बना रही है और कुछ रिएक्शंस एनर्जी को यूज कर रही है ना। तो क्या होता है इसका मतलब, ध्यान देंगे, सम टोटल ऑफ आर रिएक्शंस इन लिविंग बॉडी, है ना। सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन इन लिविंग बॉडी, एक लिविंग बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रही है, जितनी भी रिएक्शंस का मतलब दो टाइप की रिएक्शन होंगी, है ना। दो टाइप की रिएक्शन, या तो एनर्जी सिंथेसाइज कर रही होंगी यानी कि स्टोर कर रही होंगी, या एनर्जी रिलीज कर रही होंगी, दो ही तरीके की होंगी ना, या तो एनर्जी को ब्रेक कर रही होंगी या एनर्जी सिंथेसाइज कर रही होंगी। तो सम टोटल ऑफ, यानी कि इसको बोलते हैं हम मेटाबॉलिज्म। अब वो दो रिएक्शन कौन कौन सी है जरा देख लेते हैं। पहली रिएक्शन है एनाबॉलिज्म। क्या, एनाबॉलिज्म। और दूसरी क्या है, कैटाबॉलिज्म, है ना। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है, इसमें रिएक्शंस यानी कि सिंपलर सब्सटेंसेस कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होते हैं, मतलब ये एनर्जी सिंथेसाइजिंग रिएक्शंस है। एनर्जी सिंथेसाइज करती है मतलब सिंपल कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है इसमें। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, ब्रेकिंग रिएक्शन है, ब्रेकिंग, तो ब्रेकिंग से क्या होगा, कॉम्प्लेक्स टूट करके क्या बन जाएगा, सिंपलर। क्या बन जाएगा, सिंपलर, मतलब कॉम्प्लेक्स जो है वो ब्रेक होकर के क्या बन गया, सिंपलर बन गया, मतलब ये ब्रेकिंग रिएक्शन है ना। ये क्या है, एनर्जी सिंथेसाइजिंग रिएक्शन, एनर्जी सिंथेसाइज्ड होती है, इसमें एनर्जी सिंथेसाइज होती है, इसमें एनर्जी क्या होती है, यूटिलाइज, एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शंस, ये एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शंस होती है, यानी कि ब्रेक डाउन होती है रिएक्शन, एनर्जी को क्या करती है, रिलीज करती है और उसको यूटिलाइज करती है,
ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम शुगर लेते हैं, शुगर किस में कन्वर्ट हो रही है बेटा? ग्लाइकोजन में, कन्वर्ट हो रही, या यहाँ ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज जो है सिंपलर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्लाइकोजन में। ये क्या हुआ? एनाबॉलिज्म। और अगर ग्लाइकोजन जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज में। तो ये क्या हो गया? कैटाबॉलिज्म, है ना। काटा मतलब क्या होता है? अगर आपको कुत्ते ने काटा तो क्या करोगे आप? है ना, भगवान ने करे कुत्ते ने काटे, है ना, तो क्या करोगे आप? भागोगे तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी और वही एनर्जी आप यूटिलाइज करके भाग पाओगे, है ना, वही तो होगा। तो अब क्या दूसरी रिएक्शन जैसे कि ये था, एक दूसरा ले लेते हैं, एक एग्जांपल, जैसे कि CO2 प्लस H2O लेकर के हम लोग क्या बना लेते हैं? C6H12O6 बनाते हैं ना, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या हुआ? एनाबॉलिज्म। सेम यहाँ पे हम C6H12O6 खाते हैं ना, और फिर उसको बॉडी में जाके ब्रेक डाउन कर देते हैं। इसको बॉडी में जाके क्या कर देते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो ब्रेक डाउन करने के बाद क्या मिलता है? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी मिलती है ना। तो ये क्या होता है? रेस्पिरेशन। क्या होता है? रेस्पिरेशन, फूड का ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो फूड का ब्रेक डाउन, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन भी रहती है प्लस O2, है ना, और यहाँ पे प्लस O2 क्या निकलती है? रिलीज होती है। यानी कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, और जब रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है। कंफर्म बेटा? तो ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के डिफरेंसेस हैं, इसको भी नोट करें, फिर आगे चलते हैं। अपने यहाँ पे मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन जो होती है, यानी कि जैसे मान लेते हैं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में क्या बॉडी से बाहर कन्वर्ट कर सकते हैं? यस और नो? कर सकते हैं, है ना। देखो, मेटाबॉलिज्म also perform outside the body, outside of the body, बॉडी के बाहर भी ऐसा कर सकते हैं। भाई हम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है ना, या ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, तो हम बॉडी से बाहर भी इसे कर सकते हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग इन विट्रो। क्या बोलते हैं बेटा? इन विट्रो का मतलब क्या होता है? इन लैब। ये लैब प्रोसेस में कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ कोई जो भी हम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहे हैं या ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ कोई सेल प्रेजेंट नहीं है। मतलब क्या हो जाएगा अपना? सेल्फी सिस्टम हो जाएगा। सेल्फी वो वाला नहीं है ना, सेल्फी वो वाला नहीं है, सेल फ्री है। क्या है? सेल फ्री सिस्टम होगा। यहाँ पे कोई सेल प्रेजेंट नहीं है, सेल फ्री सिस्टम है। लैब में टेस्ट ट्यूब में हम लोग कर रहे हैं, ट्यूब के अंदर वहां कोई सेल नहीं है ना। लेकिन हम ग्लूकोज को, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स बाहर भी मिल सकते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंथेसाइज, और एंजाइम मिल गया तो हम उसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। तो क्या हुआ? सेल फ्री मीडियम में हमने उसको लैब में कर लिया। लेकिन ध्यान देंगे, क्या ये जो इन विट्रो है, लैब में हम ये रिएक्शन कर रहे हैं, ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? ध्यान देना, क्या ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो बेटा मेटाबॉलिज्म तो फॉर्म हो रही है, चाहे वो बॉडी के आउट हो या इन हो, फॉर्म तो हो ही रही। तो देखो, इट इज लिविंग रिएक्शन बट नॉट इन लिविंग बॉडी। ये रिएक्शन तो लिविंग है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये रिएक्शन तो लिविंग है क्योंकि मेटाबॉलिज्म को फॉर्म हो रहा है, लेकिन लिविंग बॉडी में नहीं हो रहा है। समझे कि नहीं? लिविंग बॉडी में नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेटाबॉलिज्म ओनली प्रेजेंट इन मेटाबॉलिज्म ओनली प्रेजेंट इन लिविंग में प्रेजेंट होता है केवल। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ
लिविंग, यानी कि लिविंग का डिफाइनिंग फीचर भी हो गया कौन, मेटाबॉलिज्म। कंफर्म, नोट डाउन करें, फिर अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है 5th नंबर पर क्या आता है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, अब बताइए क्या है, सभी लिविंग बीइंग सेल से बने हुए हैं। कंफर्म, नॉन लिविंग सेल का कोई मतलब ही नहीं है ना। अब लकड़ी को मत बोलना कि लकड़ी सब सेल से बनी हुई है, ये पहले लिविंग थी, है ना, ये बात ध्यान रखना। तो क्या हुआ कि यहां पे बहुत ध्यान से कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सेल, पहले तो सेल होती है, जब कई सारी सेल बनती है तो क्या बनता है, टिश्यू बेटा। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गेन, क्या बनता है, ऑर्गेन, और ऑर्गेन से क्या बनता है, ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म, क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। यानी कि सेल हमारी बॉडी में ट्रिलियन सेल्स है, उससे कई सारे टिश्यू मिलके बने हुए हैं, है ना। जैसा कि आप पढ़ चुके हो, फाइब्रस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, फलाना टिश्यू, ढिकाना टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू पढ़े हो। फिर ऑर्गेन्स जैसे कि लीवर, किडनी, लंग्स, ये सब क्या है, ऑर्गेन्स है। फिर ऑर्गेन सिस्टम, यानी कि सभी ऑर्गेन्स एक ही बॉडी के अंदर क्या है, ऑर्गेनाइज है और एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो ऑर्गेन सिस्टम, और उसी ऑर्गेन सिस्टम के थ्रू क्या बन गया, ऑर्गेनिज्म। अब सेल क्या है, सेल क्या है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग, यानी कि लिविंग बीइंग्स में ये फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। सेल हर जगह क्या करेगी, सेल फंक्शन करेगी, क्या करेगी बेटा, सेल फंक्शन करेगी, और सेल फंक्शन करेगी तो ये फंडामेंटल स्ट्रक्चरल भी होगी क्योंकि हमारी बॉडी सेल से ही मिलकर बनी है, और फंक्शनल क्योंकि सारे फंक्शन यही करती है। कोई भी ऑर्गेन्स हो तो वो किससे बना हुआ है, सेल से, है ना। तो इसी तरह आप देखेंगे क्या, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बीइंग्स, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग, यानी कि जो आपका सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है वो किसमें प्रेजेंट है, सभी लिविंग बीइंग्स में। और दूसरा क्या है, नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग, नॉन लिविंग बेटा नहीं है ये, तो क्या हो गया, क्या हो गया, इस कंक्लूजन से क्या निकलना है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स, मतलब कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है बेटा, डिफाइनिंग फीचर है किसका, लिविंग बीइंग्स का। तो इसको भी बेटा नोट डाउन कर ले, ओके। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने लिविंग बीइंग्स की जो प्रॉपर्टी थी, कैरेक्टरिस्टिक थे, वो हमने खत्म कर लिए हैं। इसके आगे हमें और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है ना, किस तरीके से क्लासिफिकेशन है, किस तरीके से क्लासिफिकेशंस के साइंटिस्ट हैं, किसने क्या दिया है, बहुत सारी चीजें इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे लेक्चर देखते रहे कंटिन्यू, है ना। थैंक यू।